इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का ये एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक पिछली फसल के अवशेष
मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। बहुत अच्छा। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम। साथियों, किसानवाणी में आज दिन मंगलवार और मंगलवार को हम ले आवे आपके बीच में एक कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में हमारा विषय है कि जो भी मौसम परिस्थिति के हिसाब से जरूरी है, आप सीधे ही उसके विषय में जो स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान सीधे पा सकें। और उस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा अनाज का सुरक्षित भंडारण। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर कुसुमलता, जो खंड कृषि विकास अधिकारी हैं कैथल के अंदर। फोन की बात आएगी, इन संपर्क सूत्र की हम बात करें तो वही है 221-322, जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक है। और STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322। इस पे आप फ़ोन करेंगे और अपनी समस्या का समाधान पाएंगे। और डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे विनोद भाई। लेकिन उससे पहले आपने बता दें कि ये जो चुनाव है 2024 संसदीय चुनाव, ये एक आपके मताधिकार प्रयोग करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये अपील है हमारी कि इस जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए अपने मत का प्रयोग हर हाल में करें, जरूर करें और इस लोकतंत्र को बढ़ावा दें। आप खुद ही मतदान करें और जो आपके आसपास के नागरिक हैं उनने भी इस वास्ते प्रेरित करें। एक ध्यान रखियो, मतदान जागरूकता के साथ, निर्भीकता के साथ, बिना किसी डर के अपने दायित्व का निर्वाह करें और भारतीय लोकतंत्र को पूरे विश्व में मजबूत करें। अब चला अपने कार्यक्रम की तरफ, तो चलते हैं सीधा स्टूडियो में, बातचीत करते हैं अनाज का सुरक्षित भंडारण कैसे करें। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ना हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का विषय है अनाज का सुरक्षित भंडारण कैसे करें। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुसुमलता जी को। आप खंड कृषि विकास अधिकारी हैं जिला कैथल में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी विनोद जी। आज हम चर्चा करेंगे अनाज किसान भाई किस प्रकार से अनाज का भंडारण करें। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर देखा गया कि किसान भाई बड़ी मेहनत करके जो है खेत में अनाज पैदा करें हैं, और अनाज पैदा करने के बाद जो है दिक्कत आ जाए कि सुरक्षित भंडारण ना होने की वजह से लाखों टन अनाज जो है हर साल बर्बाद हो जाए। तो जो किसान भाई हैं वो अनाज का जब भंडारण करें तो उन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और भंडारण करने से पहले उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। जब किसान फसल काटता है तभी से ही इन कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है खेतों के अंदर। तो जब जो संसाधन फसल काटने में काम में लिए जाते हैं उपकरण, उनको हमेशा धूप में सुखाकर और उपचारित करके ही प्रयोग लेना चाहिए। जैसे ट्राली हो गई, कंबाइन हो गई, या हाथ से कोई भी यंत्र हैं, उनको उपचारित करके ही किसान काम में ले, ताकि वो आधे कीटों का जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है वहीं डॉक्टर साहब, जो ट्रॉली है या जो भी खेती बाड़ी में हम यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं कीटाणु हैं, तो उनको या तो धूप लगा लें अच्छे से या उसकी सफाई अच्छे से कर लें, ताकि जो वो कीट है, कीटाणु है, वो अनाज तक ना पहुँचे। जी। और डॉक्टर साहब, उसके अलावा जब भंडारण करना है तो उससे पहले और किन बातों का ध्यान रखना कि सुनने में की नमी भी एक उसकी वजह से। हाँ जी, सर्वप्रथम हम अनाज को साफ सुथरा करेंगे जी। उसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी को निकाल के उसे साफ करेंगे।
दूसरा चरण आता है हमारा इसी प्रकार से कि अनाज को नमी 10% से कम होनी चाहिए। जी। अगर आपको नमी का ऐसे अंदाज़ा नहीं आए किसान भाइयों को, तो 1-2-4 दाने मुंह में रख के जी। अगर उसको कट से आवाज़ आती है तो समझ लें कि हमारा जो गेहूं है, अनाज, वो भंडारण करने के लिए तैयार है। जी। तो नमी का 10% से भी कम हो उसको भंडारित करना चाहिए। जी डॉक्टर और किसान को हम यही सलाह देते हैं कि जब तक नमी 10 से 14% के बीच में हो तभी वो कटाई करे। जी। क्योंकि मंडी में जब किसान अगर नमी वाली फसल लेके जाता है जी। तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, जी डॉक्टर क्योंकि ट्रॉली का खर्चा हो गया। हाँ। और अगर वहाँ पे मॉइस्चर परसेंटेज अगर उसकी नापी जाएगी मंडी में, जी। अगर वो मॉइस्चर ज़्यादा निकला तो अनाज को वापस ले जाना पड़ेगा, तो किसान के ऊपर एक भार पड़ जाता है। हाँ। इसी प्रकार किसान को नमी युक्त अनाज ही बेचने के लिए मंडी में ले जाना चाहिए अपने उत्पाद को। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर कुसुम जी, इसके अलावा जब हम अनाज में एक तो नमी की मात्रा का हमने ध्यान रखना कि 10% से कम हो, उसके अलावा जहाँ हम अनाज को भंडारित हमने करना है तो उस स्थान का हम चुनाव किस तरह करें, किन किन बातों का हमने वहाँ ध्यान रखना? इसमें अनाज के स्थान का चुनाव करने के लिए किसान भाई को चाहिए कि वो कमरे में करेगा जी, या फिर अपनी टंकी या पात्र कोई भी जी। जिसमें अनाज का भंडारण करना है। तो अधिकतर अनाज जैसे बीज के लिए भी रखते हैं किसान और घर के लिए भी रखते हैं, तो एक कमरा बना लेते हैं जिसमें स्टोर रूम कहते हैं। उसमें इस प्रकार एक तो स्टोर रूम ऊंचाई पे होना चाहिए जी, और वहाँ पे पानी ताकि अंदर ना सके, और आसपास वो ध्यान रखे कि दीमक का प्रकोप ना हो। जी डॉक्टर साहब। और साथ ही कहीं भी उसमें दरारें ना हो, जी, स्थान में जहाँ भी हो तो कोई भी कटी पटी दरारें, बिल भी नहीं हो। अगर बिल हो चूहे के तो उनको पहले बंद कर दें और पुताई कर दें उस कमरे को अच्छी तरीके से, और दरारें भर दें, और जो उनका कमरा है वो वातानुकूलित होना चाहिए, हवादार। जो कमरा है उसकी यानी जो भी दीवार में दरारें हैं या छेद हैं तो वो अच्छे से उसकी लिपाई कर दें, और साथ में जो है कमरा खुला और हवादार हो। हाँ जी। और इसके अलावा उसमें जो है कोई साफ सफाई या कोई दवाई छिड़कने की या कुछ करने की और जरूरत भी पड़ेगी? हाँ जी, सर्वप्रथम तो हम आपको शुरुआत से ये बताते हैं कि निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। जी। पहली सावधानी ये रखनी चाहिए किसान भाई को, अनाज मई और जून की धूप कड़ाके की अच्छी प्रकार से लगाएं, ताकि जो प्रजनन, कीटों का प्रजनन जो है साइकिल, वो उनका नष्ट हो जाए। जी। तो धूप अच्छी तरह लगा के उस अनाज को ठंडा, ना तो ठंडा हो ना गर्म, जी, बीच का हो, उसे अपने अनाज भंडारण में उसको सुरक्षित रखें। जब उसका तापमान सामान्य हो जाए तो उसको फिर हमने भंडारित करना है। और इसमें कटा पटा अनाज नहीं होना चाहिए। जी, वो कटे बटे टुकड़े होते हैं, इसमें कीटों का आक्रमण जल्दी हो जाता है क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो इंटैक्ट कर पाता है उसको, तो उससे जल्दी उसमें कीट लगने का महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर साहब कि पहले अच्छी तरह से जारा लगा लें पूरा झाड़ के, और उसके बाद ही फिर हम भंडारित करें। जो कटे फटे दाने हैं वो निकाल लें और साबुत दाने जो है वो भंडारित करें। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जब किसान भाई जो है अपनी जगह का चुनाव कर लिया, उसने अपनी जगह की लिपाई पुताई कर ली है, कमरा देख लिया उसने कि जो है हवादार है, और उसने जो है धूप में भी सुखा लिया अपना अनाज, उसके बाद जो है भंडार गृह में जब उसको रखेगा वो, तो भंडार गृह में रखते हुए क्या क्या बातों का उसको ध्यान रखना, क्या सावधानी उसको रखनी है? भंडार गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लें। जी। जब अनाज को अंदर ले जाना है उनको, तो भंडार गृह की या पात्र की जी या खुली धूप लगाएं उस स्थान को भी अच्छी तरीके से। जी डॉक्टर साहब। धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्राकृतिक विधि है और लंबे समय से अनाज को भंडारित किया जा रहा है इसी प्रकार से। तो धूप लगाएं अच्छी दोनों पात्र को, और जिस स्थान पे उसको अनाज रखना है उसके बाद उस कमरे की सफाई कर लें और पात्र की भी सफाई कर लें, और साथ ही मेलाथियन का स्प्रे कर दें या फिर दीवारों पे तारकोल का लेप कर दें। जी डॉक्टर साहब। तो मेलाथियन का भी, अगर बोरी का उपयोग करता है किसान तो बोरियां कभी भी पुरानी बीज के लिए अगर वो रखता है अपनी कनक, तो उसको
बोरियां उपचारित करके ही काम में लेनी चाहिए। उसको भी मेलाथियन वाले घोल में भिगो के 20 मिनट रखना चाहिए। उसके बाद छायादार जगह पे सुखा के फिर ही उनका उपयोग उनको करना चाहिए। डॉक्टर कुसुम जी, इसके अलावा जब किसान भाई जो है अपनी जो टंकी है उसमें गेहूं का भंडार या अनाज का भंडारण कर लिया, उसके बाद जब भंडारण करने के बाद देखा जाता है कि कुछ समय के बाद उसमें जो है कीट पतंगे हैं कुछ हो जाते हैं, तो उनका बचाव किस तरह करें? कोई उसके लिए प्राकृतिक साधन भी हैं जिससे उनका बचाव किया जा सकता है? जी, इसमें 2 तरीके हैं। जी एक है प्राकृतिक और एक है रासायनिक तरीका। जी डॉक्टर साहब। तो हम पहले चर्चा करेंगे रासायनिक नहीं प्राकृतिक की, जी जिसमें किसान उपयोग कर सकता है, जैसे नीम की पत्तियाँ जी या माचिस की डिब्बी, जी डॉक्टर साहब। इनका भी प्रयोग करते हैं, या राख का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। लहसुन का कर सकते हैं, जी डॉक्टर साहब। हल्दी का कर सकते हैं, नमक का कर सकते हैं, जी और कई ऐसे घरेलू उपचार हैं, उनसे भी हम अपने धान और अनाज जी या दालों को सुरक्षित रख के लंबे समय तक रख सकते हैं। अब गेहूं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जी तो हमें नीम की पत्तियों में ऐसी गंध होती है कि अगर वो नीम की पत्तियां रख दें तो उसकी गंध से कीट जी नहीं आते हैं और हमारा अनाज सुरक्षित रहता है। जी तो इसी प्रकार से नीम इकट्ठा कर लाएं और उसको कम से कम 30 या 40 किलो नीम की पत्तियां उठा लाएं। जी ये मैं बता रही हूँ आपको विधि, 5 क्विंटल अनाज को नीम की विधि से सुरक्षित रखने का। क्योंकि 5 क्विंटल अनाज में हमें लगभग 40 किलो हाँ, नीम की पत्तियां 30 से 40 की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब। जरूरत पड़ेगी। जी। फिर इनको पहले धूप में सुखाना है? हाँ जी, उनको साफ सुथरा करके धो के इनको छाया में सुखा ले। जी डॉक्टर साहब। धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि इनको छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद उसको एकत्रित करके आप अनाज की टंकी लें और नीचे एक परत, जी 1 किलो परत, जैसे आपने इकट्ठी की 30-40 किलो, तो वो लगभग रह जाएंगे 5 या 6 किलो जी डॉक्टर साहब। आपकी सूखने के बाद। फिर आप प्रयोग करें, जैसे 1 किलो नीम की पत्तियां लेके और पात्र के नीचे बिछा लें। तो पहले फर्श पे या जो पात्र हाँ, उसके ऊपर बिछा लें, जी या फिर आप कमरे में डाल दें। जी फिर इसके बाद में पात्र में आप अनाज डाल दें 1 क्विंटल। फिर दूसरे लेयर दोबारा इसी प्रकार आप अनाज डालते रहें और 1-1 लेयर नीम की पत्तियां हर डालते 1 क्विंटल के ऊपर एक एक जो है उसकी परत लगाते लगाते चले रहें। जाए। और इसी प्रकार जब टंकी ऊपर तक भर जाए, फिर एक बार लास्ट लेयर पत्तियों की लगा के और ऊपर उसको प्लास्टिक की पॉलीथीन जी या तिरपाल कोई भी लेके उसको एयर टाइट कर दें और फिर उस टंकी को बंद कर दें। जी डॉक्टर साहब, इनकी अंदर जो है हवा नहीं जानी हवा चाहिए, नहीं जानी चाहिए, ताकि जो है नीम की पत्तियों का असर उसमें अनाज में दिखाई अनाज देना में शुरू हो जाए। दिखाई दे। तो इस प्रकार से आप जी। प्राकृतिक विधि से अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। जी इसमें आप स्टोर रूम में अगर हमें अनाज को रखना है, जी तो दूसरा मैं आपको इसी तरीके का बताती हूँ कि कभी भी स्टोर रूम में अनाज नीचे ज़मीन में ना रखें। जी डॉक्टर साहब। नीचे उसके लकड़ी का शेड लगाएं या तख्ते के ऊपर या कोई लोहे का स्टैंड, इस प्रकार से लगाएं। फिर उसके ऊपर अनाज को रखें ताकि नमी जो है फर्श ना पहुंच पाए। हाँ जी जी। जी तो कभी भी अगर आपको अनाज को लंबे समय तक रखना है भंडारित, तो आप इस विधि का प्रयोग करें। अगर आपका अनाज जमीन के संपर्क में आया तो उसमें नमी प्रवेश कर जाएगी। नमी जैसे ही अनाज में प्रवेश करती है जी। और कीट आकर्षित हो जाते हैं और फिर अनाज को बर्बाद कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आप हल्दी का प्रयोग भी बता रहे थे कि हल्दी का प्रयोग करके भी जो है किसान भाई जो है अनाज का सुरक्षित भंडारण कर सकें, तो हल्दी का प्रयोग किस तरह करना है डॉक्टर साहब? जैसे दालों में कर सकते हैं जी और 1 किलो अनाज है, उसमें 40 ग्राम हल्दी लेके और उसके ऊपर लगा दें। जी कच्ची हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। जी, दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग करके अनाज को सुरक्षित कर सकते हैं। ये हमारे बहुत पुराने तरीके हैं जो महिलाएं काम में लेती थी। जी डॉक्टर साहब। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो माचिस की डब्बियां भी आप बता रहे थे कि माचिस की हाँ तिलियां जो है वो भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कितना क्विंटल जो है अनाज के ऊपर में कितनी माचिस इसमें आप ले लें, जैसे 50-60 डब्बियाँ जी ले लें और उसको खोल के डाल दें। जी मतलब उसमें क्या फास्फोरस लगा हुआ जी, होता है, जी, उसकी डॉक्टर गंध से कीट आकर्षित नहीं होता।
जी। और अनाज को सुरक्षित, जैसे नीम का किया था हमने, बिल्कुल वैसे उसी ही। प्रकार से इनके माचिस ऊपर का से उपयोग करके जी। अनाज को भंडारित कर सकते हैं। यानी कि जो टंकी है या कुछ भी है तो उसको अच्छे से ऊपर से फिर पॉलीथीन से भी हमने बंद कर हाँ देना जी। ताकि जो है उसका असर दिखाई दे। और जहाँ पे जैसे जॉइंट होते हैं जी। टंकी में या पात्र में, तो उसमें भी लेप लगा दें जी डॉक्टर साहब। सीमेंट से या फिर आटे से, उसको एयर टाइट जरूर कर दें। जी डॉक्टर साहब। उसमें हवा प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अगर नमी के कांटेक्ट में आया हमारा अनाज, तो हमारा अनाज खराब हो जाएगा। और डॉक्टर साहब इसके अलावा अगर जो किसान भाइयों ने भंडारण किया है उसमें उन्होंने अलग अलग विधियों से जो है उसका बचाव किया, तो उसके बाद भंडारण के बाद किन किन जो है सावधानियों का ध्यान रखना है? जब हमने पात्र में ये रख दिया तो जी। उसके पास पानी जी डॉक्टर साहब। पानी का कभी भी आवागमन नहीं होना चाहिए जी। या पानी नहीं जाना चाहिए उधर। यानी कि कई बार जो आगे जाके बारिश का मौसम भी आएगा तो बरसात के मौसम में भी बचाव रखना हमने अपने बचाव अनाज का। और हमें बरसात के महीने में जी। नमी, सबसे अनाज कब खराब होता है, वर्षा ऋतु लगभग आने है तभी ये अनाज खराब होता है। जी। इसी टाइम अगर हम इस समय अनाज को हम देखभाल करें तो हमारे अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे। जी डॉक्टर साहब। दूसरा तरीका आता है रासायनिक। जी। रासायनिक तरीका हम बीज के कणक रखने के लिए किसान भाई उपयोग में लें। जी डॉक्टर साहब। इसके लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड दवा का यूज़ किया जाता है। जी। ये 10 ग्राम का एक पाउच आता है। इसको प्रयोग में लिया जाता है 10 क्विंटल अनाज के लिए। जी। इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी, प्रश्न कीजिए आपका। हाँ सहरसा से बलदेव सिंह है जी, गाँव सहरसा में जी। गांव सारसा से। हाँ जी, क्या प्रश्न है हाँ जी? ये 20 मिनट का पड़ोला है, खुटला है जी, सड़क रफ के सावधान पूछेंगे जी डॉक्टर साहब से। कई कैसे लगा खाना सीधा करके बच सकता है पीड़ा जी के साथ ना भाई 8-15 खुटला जी। कल की बात है जी, जो अकेला जो खाने वाला रखने है बढ़िया कैसे रखने हैं खुटला में ऊँची दवाई खिलाए कौन सा। अगर आप किसान भाई से आपको अगर अपनी कणक घर के लिए रखनी है, खाने के लिए घर के लिए खाने के लिए रखनी है। हाँ जी हाँ जी, तो आप नीम की पत्ती का प्रयोग करके ही आप कणक को रख सकते हैं। आप रासायनिक दवा से तो नहीं करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि रासायनिक दवा से दुष्प्रभाव पड़ते हैं अपनी हेल्थ पे भी और इस पे भी। तो आप नीम की पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, माचिस की डिब्बी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि आपकी जो पात्र है और जहाँ पे आपको अनाज का भंडारण करना है वहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए। नमी का मतलब पानी का आवागमन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। हाँ जी, जो आपका कुटला है ऐसी जगह होना चाहिए जो ऊपर हो, मतलब जगह जहाँ हाँ जी ऊंचा होना चाहिए। और आपकी जो जहाँ पे आप भंडारित करना चाहते हैं वहाँ आप अपनी कणक की पूरी साफ सफाई करें और कणक को पूरा छान लें ताकि उसमें कटे पटे दाने ना हो। और एक आप मई और जून की धूप जरूर लगाएं। हाँ जरूरी है। हाँ, धूप और गंदा अनाज नहीं करें, मतलब साफ सुथरा, और उसको धूप लगा के ही आप अपने कुटले या पात्र में डालें। हाँ, कणक की धूप लगानी है मई जून में। मई जून में। हाँ जी, कड़ाके की धूप है, जिससे क्या कीटे जो खेत से आए हैं आपके वो मर जाएंगे। उनका अंडे और ये होते हैं छोटे मोटे कीट, वो मर जाएंगे, इसीलिए साफ सफाई रखते हैं उसकी। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो है हमारे किसान भाई के प्रश्न का जवाब दिया। एक और जो डॉक्टर साहब समस्या देखी गई है वो है चूहों की समस्या। जी जी। क्योंकि चूहे भी जो है बहुत फसल को नुकसान या जो अनाज हमने भंडारित कर रखा है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो चूहों से बचाव किस तरह करें? चूहों का सबसे ज़्यादातर अनाज में हानि पहुंचाते हैं। ये खाते तो थोड़ा है लेकिन अनाज को गंदा जरूर कर देते हैं। इनके मल मूत्र से काफ़ी अनाज गंदा हो जाता है और दूषित हो जाता है। ना तो वो खाने योग्य रहता है, ना पशु को खिला सकते हैं। इसके लिए आप प्राकृतिक उपाय कर लें। अगर आपको कमरे में करना है तो उनकी बिल को ढूंढें। हाँ। और आप उनके लिए एक बाइट यानी खाने का एक सामग्री बना लें। तो उसमें आप जिंक फास्फाइड की एक दवा आती है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्राम आप दवा लें
और 40 भाग आप अनाज लें, जिसमें सरसों का तेल या अनाज, गुड़ तीनों मिला के आप वो बाइट तैयार कर लें। लेकिन आप बाइट रखने से पहले उन चूहों को आदत डालें ताकि वो आकर्षित हों उस बाइट को खाने के लिए। तो आप 3 दिन सिंपल बाइट रखें, खाली मतलब आपका जो तैयार किया हुआ बाइट था उसमें दवा ना मिक्स करें और बाइट बना के बिलों की जगह रख दें। तो चूहे चारों तरफ रखें तो बाइट खा लें। फिर आप 3 दिन तक वॉच करें वो चूहे, फिर आप वो बाइट रखें तो चूहा उसके संपर्क में आएगा तो चूहा उससे मर जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने ये जो अनाज के सुरक्षित भंडारण पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि नमी से हमने बचाव करना है, किस तरह कीटों से बचाव करना है, चूहों से किस तरह बचाव करना है और जो है हमें स्थान को किस तरह चिन्हित करना है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के कार्यक्रम में हमारा विषय था कि अनाज का सुरक्षित भंडारण, और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर कुसुमलता, उनसे बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। तो इसी के लिए आज के प्रोग्राम में हम लेंगे इजाज़त। तो कार्यक्रम के सभी सुनाने के दारी और विनोद की राम राम।